तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख ही रहे हो, तो यहाँ पे एमसीक्यूज यानी कि एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है उन पे बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वन शॉट वीडियो होने वाली है, यानी कि सारे के सारे जितना भी आपका 12th क्लास के लिए फिजिक्स का है, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं, तो उसमें एक नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने के चांस रहते हैं बोर्ड में, ठीक है आपके, तो वो यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से मैंने करी है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चैप्टर सबने पढ़ रखा होगा। तो एक ने किसी ने मुझसे बोला था कि मतलब ये एक नंबर के लिए क्वेश्चन बनाओ, तो इसलिए मेरे को लगा कि हाँ ये बनाने की चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से बच्चों की अगर तैयारी नहीं हुई है या फिर उन्होंने अभी तक फिर ढंग से अभी तक ही नहीं पढ़ा या भूल गए, जो भी अभी गैप हो गया जो, तो ये क्वेश्चन एक बार आप करके जाएँ, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको कहेगा कि 8 गुलाम। अब देखो 8 गुलाम ही नहीं बोला, मतलब वो कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, 8 की जगह कुछ भी दे सकता है। तो क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका है आपको पता चल रहा है कि 8 गुलाम आवेश बोल दिया, 8 गुलाम आवेश, और पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैंने सीधा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किस पे बेस है। ये है आपका Q = NE वाले फॉर्मूले पे बेस। ठीक है, यानी कि ये सिंपल सा फॉर्मूला पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या होता है, Q आपको पता है आवेश है, N यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E जो अपना मूल आवेश है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वो 8 गुलाम दे, कितना भी दे आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हमने, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे Q आपको गिवन है 8 गुलाम, और वो प्लस हो माइनस हो वो दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, तो आपको E पता होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस के, ये इतना गुलाम होता है, माइनस के 19 गुलाम। ठीक है, तो सीधा आपको पता है फॉर्मूला Q = N होता है, जहाँ पे N इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आप जब ये फॉर्मूला निकालेंगे और यहाँ से N = Q/E कर देंगे, E बटे में आ जाएगा। तो जब आप Q की जगह रखेंगे 8 और यहाँ पे इसका मान, तो देखो क्या आएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर। ठीक है, इससे कटेगा कितनी बार, 5 बार जाएगा, तो 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो यहाँ पे कोई मात्रक नहीं आएगा, संख्या में मात्रक नहीं आता। तो सिंपल तरीके से ये पहले ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो 8 की जगह कुछ भी दे सकता है, यहाँ कहेगा आपको कि किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है तो आवेश बताओ। तो इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर के लिए। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। फिर आता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बहुत बार पूछा भी है एक नंबर में, आपको 4 ऑप्शन भी दे देगा या एक नंबर में पूछ लेगा, वैसे 4 ऑप्शन वाला ज़्यादा रहता है। तो सीधा सा ये मात्रक पता है आपको, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। अगर ये मात्रक कहीं नहीं है तो फिर ये वाला दूसरा मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर का। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 से आता है, जहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, E = ठीक है क्या, V/D। V यहाँ पे विभव, D जो भी अपनी दूरी होगी इनके बीच की, और E विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से V का मात्रक वोल्ट और D यानी दूरी यानी कि मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का ये मात्रक होता है, और ये तो हम सब जानते हैं, E = F/Q से आ जाता है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये तो आपको आनी चाहिए। अब इसमें से ऑप्शन में जो भी हो, ठीक है, वो आप इस तरीके से कर लेंगे। फिर आता है आवेशित कण के बीच की दूरी आधी करने पे उनके बीच बल का मान क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम पर आधारित। ठीक है, आपको कंसेप्ट देखो पकड़ने हैं। अब वो क्या करेगा, दूरी आधी की जगह कभी कुछ दे देगा कभी कुछ, वैसे मोस्टली दूरी आधी है यही देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि कण की दूरी को आधा कर रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ो, कण की दूरी को आधा कर रहे हैं, बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूरी और बल के बीच तो हमने एक ही चीज़ पढ़ी है अभी तक, कूलम्ब का नियम। ठीक है, अभी तक हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, पहले चैप्टर पे हम फोकस मार रहे हैं, या चलो हम वहाँ पे जब पेपर दे होंगे हमें तो नहीं पता, क्योंकि पूरा का पूरा 15 या 14 चैप्टर से मिक्स आया है। तो आपको पता होना चाहिए आवेशित कण के ऊपर बात चल रही है, दूरी और बल के ऊपर बात चल रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे आता है। क्या आता है, ये कूलम्ब का बल क्या होता है, F = ठीक है 10⁻⁹ ठीक है, अरे बहुत सिंपल है यार, मैंने 1/4/sin0 का मान सीधा सीधा यहाँ पे 9 × 10⁻9 रखा। क्वेश्चन कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब इसके लिए वायु के लिए बात चल रही है, तो ये मान होता है। ठीक है, आवेशित कण Q1 Q2/r²। ठीक है, r दोनों के बीच की दूरी, तो ये हमने पहले के लिए मान लिया, इतना हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है जो दूरी है वो क्या हो रही है, वो दुगनी हो जा रही है, इसको r1 मान लेते हैं। ठीक है, ये पहली दूरी थी हमारी और बल था F1। ठीक है, ये प्रारंभिक बल है हमारा, स्टार्टिंग में जो फोर्स था। अब जब दूरी आधी कर रहे हैं, यानी कि R2 जो नई दूरी आ रही है वो क्या आ रही है, पहली वाली की आधी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ना दूरी आधी कर रहे हैं, तो भैया हम देखते हैं बल कितना आएगा। तो F2 = 9 × 10⁹9। आवेशों पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आवेश तो वही है, बस दूरी उनकी हम क्या कर रहे हैं, दूरी को चेंज कर रहे हैं। तो Q1 Q2 तो वही जाएंगे। हाँ, दूरी
R2 का स्क्वायर हो जाएगी एक बार। क्यों होगी भैया? क्योंकि अब नई दूरी R2 हो गई। ठीक है, सिंपल। तो स्टूडेंट देखो अब क्या हो रहा है ना कि हम यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं दूसरे के कारण, मतलब दूसरी कंडीशन दूरी आधी करने पे। तो आवेश तो वही रहेंगे, आवेश में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। ठीक है, बस आवेशों को उठा के उनकी दूरी को आधा कर रहे हैं हम लोग। जो दूरी है उस पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने R2 लगा दिया। ठीक है, और क्वेश्चन में मैंने R2 ने वो कि R2 जो है वो R1/2 है। ठीक है, इतनी बात पता है। तो 9 × 10⁹ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, Q1 Q2 ऐसे ही रहा। मैंने R2 की जगह मान रख दिया R1/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं करा मैंने, R2 का मान रखा है R1/2 और उसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन करने में पता चलेगा 9 × 10⁹ ऐसे ही रहा। ठीक है, Q1 Q2 ऐसे ही रहा, R1 का स्क्वायर ऐसे ही रहा, बटे 2 का स्क्वायर करने में कितना आएगा? 4 आएगा। 4 जो है वो नीचे है, तो इंटू 4 में ऊपर ले जा सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ भैया? जो चीज़ बटे के बटे में होती है वो सीधा ऊपर जाके गुणा में आती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इतनी चीज़ को जरा एक बार फिर से देख लो, क्या ये चीज़ यहाँ पे, इसको मैं समीकरण 1 से देख रहा हूँ, कुछ ऐसे ही मैच कर रहे हैं। तो यार मैं इसलिए लिख सकता हूँ ना F2 = देखो यहाँ F2 चल रहा था ना, तो F1 4 × F1। ठीक है, 4 ये और इस पूरे का मान ये। तो साफ पता चल रहा है कि जो नया बल आ रहा है वो 4 गुना हो गया पहले वाले बल का। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे ये सवाल हो जाएगा। तो इसका मैंने सीधा आंसर लिखा था 4 गुना, और यहाँ पे आपको समझा दिया। ये पहले चैप्टर का था। ठीक है, अब दूरी आधी करे, आवेश को क्या करें, इन पे बस आप एक बार नजर मार के देख लेना। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। फिर अपना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्टैंडर्ड नोट का मान और विमा दोनों में से कुछ पूछ लेगा, तो ये आपको बिल्कुल याद करके जानी है। वायु और निर्वात के लिए इतना मान होता है इसका। ठीक है, सिंपल। और फिर विमा तो इतनी होती है, ये आपको याद करके जानी है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, क्योंकि बहुत टाइम लगा है क्वेश्चन लिखने में, बनाने में, ये सब करने में। तो देखते रहो, फिर आगे चैप्टर नंबर 2 पे बात करते हैं। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं, विद्युत विभव और संधारित्र। ठीक है, गिने चुने क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन विद्युत विभव का मात्रक, तो जूल पर कूलम्ब होता है। नॉर्मली तो सब याद करके जाते हैं, तो ये भी याद करके चले जाओ। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ लेता है, तो इतना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर की क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच ये जो दे रहा है आपको आवेश इतना ले जाने पर। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी मान दे सकता है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू दे सकता है यहाँ पे आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डिफरेंट वैल्यू दे सकता है और कहेगा आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो देखो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हमेशा 0 आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा पहले से पढ़ चुके होंगे तो उन्हें पता होगा कि समविभव पृष्ठ में कितना भी आवेश ले जाओ किया गया कार्य 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है और फॉर्मूले से ज़्यादा कंसेप्ट पे बात आती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि W = Q × ΔV। ये सिंपल तरीके से हम जानते हैं किया गया कार्य होता है समविभव पृष्ठ में, या किसी भी आवेशित कण को ले जाने के लिए इस तरीके से हम निकालते हैं कार्य, अगर हमें विद्युत विभव या विभवांतर पता हो। ठीक है, तो यहाँ ΔV होता है V2 - V1। Q अपने पास कुछ भी होगा, V2 - V1 यहाँ लिख सकते हैं। विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच। ठीक है, तो V2 - V1 यानी कि 2 बिंदुओं के बीच पहला बिंदु का विभव, दूसरे बिंदु का विभव, उनका अंतर ही तो विभवांतर होता है। इतनी बात सबको पता होगी। तो समविभव पृष्ठ में क्या होता है ना कि जो V2 और V1 की वैल्यू होती है, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ पे मतलब आप कहो कि विभवांतर, ठीक है, या विभवांतर नहीं, यहाँ पे विभव की बात करेंगे। विभव एक जैसा होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे विभव, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ये समविभव पृष्ठ है, तो मैं इसके किसी भी पॉइंट पे देखूंगा ना, तो विभव का मान यहाँ पे, यानी कि हर एक पॉइंट पे ना क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, इसे मैंने अगर समविभव पृष्ठ बोल दिया, तो चाहे मैं इधर बिंदु खींच दूँ, इधर खींच दूँ, इधर खींच दूँ, तो जितनी वैल्यू विभव की यहाँ पे होगी उतनी इधर सब जगह होगी। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि V2 V1 के बराबर होगा। तो जब V2 V1 के बराबर है तो लो भैया, लो मैंने V1 की जगह V2 रख दिया। ये बात क्लियर। तो जब मैं इसे माइनस करूँगा तो सब कट जाएगा और आंसर 0 ही आएगा। तो कितना भी आवेश हो, किया गया कार्य हमेशा 0 आएगा समविभव पृष्ठ के लिए। तो एक क्वेश्चन है, पेपर को बनाने के लिए थोड़ा बहुत दे देता है, देखता है, चेक करता है बच्चों को। तो ज़्यादातर बच्चे भी होशियार होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है चैप्टर नंबर 4 की। मैंने चैप्टर नंबर 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, इतनी बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। मैंने पूरा बताया था कितने नंबर के मार्क्स कितने चैप्टर से आते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तीसरे से नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक बार जाकर उन्हें देखो, आपको आइडिया लगेगा। चौथे से आती है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और जो भी इसका NCERT के अकॉर्डिंग नाम हो, मुझे चुंबकीय क्षेत्र पता है तो मैंने लिख दिया।
तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ठीक है, इसका मात्रक पूछ लेता है आपसे, कभी कभी मान पूछ लेता है, ठीक है। तो मात्रक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मात्रक ओम होगा। अब ये कैसे निकाला, आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का इन दोनों का मात्रक की वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे तो ओम ही आएगा आंसर। अभी के लिए आप याद कर लें कि इसका मात्रक ओम होता है। फिर गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, इस तरीके के 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि गतिशील आवेश जो होता है ना वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। पहले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, पहले चैप्टर में हम खाली ऐसे आवेश के बारे में बात करें तो जो रेस्ट में था, यानी कि जो गतिशील ही नहीं था। तो हमें पता चला कि जो आवेश गतिशील नहीं होते यानी कि केवल रेस्ट पे रहते हैं, विराम में रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। फिर हम यहाँ पे आते आते हमें इतना पता चला, जब हम चौथे चैप्टर में हैं, ठीक है, वहाँ आवेश गति करने लग गए, तो हमें पता चला कि गतिशील आवेश विद्युत तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये इतनी सी बात थी, ठीक है, आपको इतनी क्लियर होनी चाहिए बात, वो थोड़ा सा डाउन हो रहा था, उसे मैंने सही कर दिया, ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है। तो कहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, या लंबवत की जगह कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, कुछ भी का मतलब 3 ऑप्शन रहेंगे, या तो सीधा निकाल देगा, ठीक है, या फिर थीटा बराबर 90 डिग्री के एंगल पे निकाल देगा, या फिर आपको कोई ऐसा कर देगा जिसपे आवेश नहीं होता। ध्यान रखना ये तीनों केस इसके साथ बन सकते हैं, मैंने एक डिस्कशन करा है, लेकिन वो आपको 2-3 और दे सकता है, न्यूट्रॉन वाला केस भी दे सकता है, मैं बताऊँगा। तो कह रहा है बताओ उसका पद कैसा होगा, तो ध्यान रखो हमेशा वृत्ताकार होगा, ठीक है। वृत्ताकार क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है क्यू बी साइन थीटा, जो लॉरेंस बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं ना, एक समान, ये ध्यान रखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो हमेशा उस पर ये बल लगता है लॉरेंस बल। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये चीज़, ठीक है। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे एक तरीके से फोर्स लग रही है, इसमें इतना आप मान के चलो। तो मैक्सिमम फोर्स क्या करती है, उसको जैसे ही वो उस पर प्रवेश करेगा ना, मान लो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, और वो ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो वो उसको वहीं रिटर्न करने की कोशिश करेगी, मतलब उसे एक वृत्ताकार मार्ग में घुमाने की कोशिश करेगी, कुछ ये केस हो रहा होता है। तो इतना डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे, ये यहाँ पे मिटाने वाले नहीं मिल रहा। हाँ, तो जब तक नोट करो आप, उसके बाद क्या है, लॉरेंस बल बताओ, ठीक है, क्या होगा। तो लॉरेंस बल यही होता है भैया, आवेशित कण पे लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पे लगने वाला बल, लॉरेंस बल, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे चौथे चैप्टर से, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे एक और केस दे सकता है आपको कहेगा एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत या कैसे भी प्रवेश कर रहा है, तो बताओ उसका कण कैसा होगा। तो आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई भी किसी भी तरीके का क्या होता है, आवेश नहीं होता। तो जब आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में क्यू की जगह 0 रखेंगे तो एफ भी 0 आ जाएगा। एफ 0 का मतलब वहाँ पे कोई भी बल नहीं लग रहा उस पर। अगर मार्ग पूछे तो आप कहेंगे सरल रेखा होगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा, सीधा आएगा, सीधा निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से भी आता है, तो उसकी बात करेंगे, फिर आगे बताते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, 4 या 5 में से आप मान सकते हो, ठीक है, 4 में से ही मान लो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ देना, ठीक है। कह रहा है L मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब अपने पास कोई एक तार था, मान लो ये है, इसकी लंबाई कितनी है, L मीटर है। अब इसको पकड़ के हमने क्या कर दिया, अभी तक एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया, इतना इमेजिन करो, मतलब इसको पकड़ा और एक इससे वृत्त बना दिया, ये रहा। अब वृत्त बना है, वृत्त की कोई त्रिज्या होगी R, अपने घर से मान के चलिए, मतलब अपने पास से R मान लिया, तार था, तार L लंबाई का था, उसको मोड़ मार के एक लूप बना दिया, यानी कि वृत्ताकार एक वृत्त बना दिया, आप ऐसा समझिए। फिर उसमें आई एम्पियर कह रहे धारा प्रवाहित करी, तो फिर कह रहा है लूप का चुंबकीय आघूर्ण बताओ, ठीक है। मतलब अब इसमें हमने क्या करा, एक आई एम्पियर की धारा दे दी, दिशा अभी नहीं बता रही, कुछ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, किधर भी ले लो, ठीक है। तो कह रहा है आपको सिर्फ इतना बताना है, चुंबकीय आघूर्ण 1 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपसे होता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट। तो देखो आपको सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, M = NIA ही होता है। N यहाँ पे फेरों की संख्या है, क्वेश्चन में फेरों की संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा, तो मैं I × A ले लेता हूँ सीधा, मतलब एक ही फेरा बना, इसका मतलब ये बात है, जब बात ही नहीं करता तो
अब यहाँ पे आई हमें पता, आई तो दे ही रखा है धारा, उसने बोल रखा है आई एम ये धारा, तो आई रख दिया यहाँ पे। एरिया नहीं पता, एरिया यहाँ पे कैसा होगा आप बताइए भैया, हमने इसको लूप में मोड़ा, यानी कि यहाँ पे वृत्त का एरिया लगेगा, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में लगाएंगे। अब जिन बच्चों ने इतना आंसर छोड़ा होगा तो वो गलत हो गया होगा, क्यों? क्योंकि आपको गिवन नहीं दिया था आर, ठीक है, मतलब आर तो आपको दिया ही नहीं, तो आप तो अपने पास से त्रिज्या मान लो ना। आपको क्वेश्चन में एल दिया है और आई दिया है, तो इसके टर्म में ही आपको आंसर निकालना अपना, वही सही माना जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे आर अगर आप छोड़ दोगे ना, तो ये तो हमने अपने पास से माना था, ठीक है, मानने को कोई अलग स्टूडेंट कुछ और मान सकता है, वो कैपिटल आर मान लेगा, या चलो सबने स्मॉल आर माना, तो आर की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है, किसी 2 किसी 3, तो आप यहाँ तक छोड़ेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। तो मेन अब बात रहती है इस आर का मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें लंबाई दी है, तो हम लंबाई के टर्म में यहाँ आंसर निकालेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो आर कैसे निकालेंगे? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, समीकरण एक बना के छोड़ दो क्योंकि यार नहीं पता। अब इधर कर लेते हैं हम, ये चलो नीचे कर देते हैं। आपको पता है कि एल लंबाई के तार को हमने किस में मोड़ा? एक वृत्त में मोड़ा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एल लंबाई का तार बराबर होगा वृत्त की परिधि के 2 पाई आर के, ठीक है, इतना बोल सकता हूँ। देखो साफ पता चल रहा है यार, पूरी की पूरी एल लंबाई की तार है, इसको ही मोड़ के हमने ये वृत्त बनाया, ठीक है, ये वृत्त बनाया। परिधि मतलब होता है ये भारी भारी सतह उसकी, ठीक है। अगर इस तार को फिर से उठा के खोल दूंगा, इसको फिर से उठा के खोल दूंगा, तो ये भैया तो एल लंबाई की तार बन जाएगी फिर से। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर इस तार की लंबाई की होगी। भैया उस एल लंबाई की तार से पूरी वृत्त को बनाया है हमने। यहाँ से आर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा भाई? एल बटे 2 पाई, 2 पाई नीचे आ जाएगा, एल बटे 2 पाई। इसको उठा के समीकरण एक में रख देते हैं। तो m इज इक्वल टू आई पाई, इसकी जगह जब मैं रखूँगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई से दीवार नीचे वाला स्क्वायर कटा, तो आंसर आएगा अपने पास क्या? आई एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बुक में से ढूंढा है मैंने, और एक बार आया हुआ भी था, मुझे पता है, ठीक है। तो बहुत से ट्यूशन वाले तो नहीं कराते थे, बहुत से स्कूल वाले भी नहीं कराते, लेकिन कराते नहीं है स्क्वायर में, तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कोड नरम लोहे की बनती है, क्यों बनाई जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर ये है कि नरम लोहा जो होता है, ठीक है, वो एक तरीके से उसमें बड़ी आसानी से चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया होती है, ठीक है। बहुत आसानी से चुंबक पकड़ लेगा, मतलब उसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे और आसानी से हम उसको एकदम चुंबक के गुण उसमें ना के बराबर भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको नरम लोहे का बनाते हैं। सिंपल सा मैंने आंसर दिया। फिर चैप्टर नंबर 5 में तो मुझे कुछ इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, लेकिन आप फिर उसे थोड़ा पढ़ के चले जाना, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो 1 नंबर में। चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंज का नियम, और ये किस सिद्धांत पर आधारित है पता होना चाहिए। लेंज का नियम क्या था भैया? जैसे उत्पन्न हुआ, जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसी कारण का विरोध करता है, वो यही लेंज का नियम है, बहुत शॉर्ट में बता दिया। किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है लेंज का नियम और किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। फिर आता है ये सिद्ध करना है आपको वेबर बराबर वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे करके आया था कि क्या वेबर का मात्रक वोल्ट इंटू सेकेंड हो सकता है, तो आपको हाँ नाम में जवाब देना, तो प्रूफ भी करना था 1 नंबर में, ठीक है। हाँ मतलब से पूछ के बता दिया, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रूफ करना है। तो हाँ देखो, हमें तो यहाँ सिद्ध करना है, इसका मतलब बात तो उसने कंफर्म कर दी कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन क्वेश्चन दिया था वहाँ पे कि भैया पहले तो बताओ कि क्या वेबर का मात्रक वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। आप पढ़ेंगे आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे, सीधी सी बात है, वोल्ट इंटू सेकेंड लाना है, तो बहुत सिंपल है, वोल्ट और सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में हमने पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे वेबर भी आ रहा था, ठीक है। फैराडे के नियम में, फैराडे का नियम इज इक्वल टू क्या था? डी फाई अपॉन डी टी। अगर मोड की बात करूँगा, खाली मोड यानी कि साइन नहीं लेंगे, तो ई यहाँ पे वोल्ट हो गया भैया, ई क्या था? विद्युत वाहक बल, EMF प्रेरित, और डी फाई वेबर हो गया मात्रक, और यहाँ पे इसका मात्रक सेकंड डी टी का। तो भैया आप तो क्लियर साफ पता चल रहा है वेबर बराबर क्या है? वोल्ट इंटू सेकंड। तो लोग ये आप ऐसे करके प्रूफ कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे? फैराडे का द्वितीय नियम लगाएंगे और पूरा यहाँ तक प्रूफ कर देंगे, और ये सिद्ध हो गया हमारा। फिर प्रत्यावर्ती धारा से, ये तो इम्पोर्टेंट रहता है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी दे देगा, कहेगा बताओ IRMS और शिखर मान में क्या संबंध होता है, धारा और वोल्टेज, तो ये संबंध होता है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके तो आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल सब करके ही जाएंगे, मतलब जो फॉर्म में है, तो उस पर बेस अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया तो आप कर देना। वैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7वें चैप्टर से। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें चैप्टर पे, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो फिर पूरा ही लाइक कर दो, ठीक है, शेयर करो, आगे बढ़ते हैं 8वें चैप्टर।
तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 जो है वो बहुत ही छोटा है चैप्टर, ठीक है। उसमें से वैसे भी क्वेश्चन जो आते हैं वो मतलब 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 ही आते हैं, 1 नंबर में और 1 3 नंबर में। छोटा चैप्टर है, ज़्यादातर 3 नंबर में ही आता है। तो इसमें से जो 1 नंबर के लायक क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आपको क्या बोलेगा, आपको ये दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मैंने ये दिए है, वो कुछ और भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो एक इससे क्या क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कौन सी है, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, रस्सी उत्पन्न तरंग या जल। तो यहाँ आंसर होगा आपका कौन सा, ऊष्मा तरंग, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दूसरे भी दे सकते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अगले भी पढ़ते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इससे रिगार्ड क्वेश्चन भी दे देगा। तो देखो, गामा, अवरक्त, एक्स या बीटा, इनमें से कोई एक आपसे कह रहा है। तो सीधी सी बात है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये जितनी भी है, गामा तरंग, एक्स तरंग, अवरक्त, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो आंसर होगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा गिर लोग जाएगा, वो कभी कभी ऑप्शन में कुछ अल्फा भी दे सकता है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो इस तरीके से 4 आपको 2 नंबर में भी दे सकता है या कोई 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आपको कहेगा कि इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, 2000, 10,000, 5,000 और 1 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ ये कौन से क्षेत्र में पड़ती हैं। तो आप ये याद करके चले जाएंगे, ठीक है। 2000 वाला पराबैंगनी में पड़ेगी, 5000 वाली दृश्य में, 10,000 वाली अवरक्त और 1 वाली हमेशा ध्यान रखना 1 एंगस्ट्रॉम एक्सटेंड में पड़ती है। तो ये आप याद करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा 1 नंबर के लिए, कोई से भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 में। वैसे चैप्टर नंबर 9 में से इस तरीके के मोस्टली क्वेश्चन यही बनते हैं और इससे ज़्यादा कोई नहीं बनते, ठीक है। देखो क्या कहेगा, आपको कोई लेंस दे देगा, उसकी फोकस दूरी दे सकता है या इसकी जगह आपको क्षमता भी दे सकता है। यहाँ इसने फोकस दूरी दी है इतने सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है इसकी क्षमता बताओ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बेसिक सवाल है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई सी भी दे सकता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के लिए 100 सेंटीमीटर ले लिया, वो कोई भी फोकस दूरी आपको देगा और आपसे कहेगा क्षमता बताओ। तो देखो किस तरीके से होगा ये सवाल, यहाँ कर देता हूँ मैं। आपको पता होना चाहिए जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको डी से दिखाते हैं। ये होती है 1/f, अगर बात कर रहा हूँ मीटर में, ठीक है। यहाँ पे फोकस दूरी अगर मैं बात कर रहा हूँ मीटर में है तो ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर वाला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फोकस दूरी के और क्षमता के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा D = ये, ठीक है। यहाँ पे जो फोकस, सॉरी मैं इधर देख रहा हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। फोकस दूरी इधर यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो आप हमेशा यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, 100/f, ठीक है। f यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो बस सिंपल सी बात है, 100 यहाँ पे फोकस दूरी आपको 100 सेंटीमीटर दी है, तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 1 डायोप्टर, ठीक है। और प्लस में है, क्वेश्चन में फोकस दूरी प्लस में दी थी। तो इससे आपसे प्रगति भी अगर वो पूछ ले कि बताओ इसकी प्रगति कैसे होगी, तो आपको पता है फोकस दूरी अगर प्लस में है और क्षमता प्लस में है तो वो उत्तल लेंस होता है, माइनस में होगी तो अवतल होगा। तो आप इस तरीके से वो आपसे 1-2 घुमा के क्वेश्चन करेगा। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से आपको ये सब क्लियर होगा। अगर वो यहाँ पे आपको उल्टा ये दे देगा, ठीक है, क्षमता देगा और फोकस दूरी, तो सिर्फ यही क्वेश्चन करके सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप 100 लगा रहे हैं तो बस सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन है, कांच की प्लेट की फोकस दूरी पूछ लेता है आपसे और क्षमता। तो ध्यान रखना, ये याद कर लेना कि जो कांच की प्लेट होती है ना, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता 0 हो जाएगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी से किसी को भी आप डिवाइड करेंगे 0 ही आंसर आएगा। तो ये सिंपल तरीके से इसके क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बताया वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप और नोट कर लो, ये भी बहुत बार आता है, ठीक है। V = C/n, इस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको वायु के लिए प्रकाश की चाल दे रखी होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको कोई भी चाल दे देगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड उसने दे दी। इस तरीके से वो आपको कोई भी दे देगा वायु के लिए, ठीक है। और कहेगा n = 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच पर इसकी चाल बताओ कितनी होगी, या वो कोई सा भी दे देगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि वो n = 1.5 दे, कोई सा भी अपवर्तनांक का कोई माध्यम होगा, कहेगा बताओ उसमें चाल कितनी होगी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन कहेगा आपसे। ऐसे सवाल में क्या करना है, हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, V = C/n, ठीक है। देखो बेसिक फंडा यही है, क्या होता है ना, यहाँ पे n होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है, ठीक है, उसकी अपेक्षा किसी और माध्यम में उसकी चाल क्या है।
तो ये हमारा क्या करता है, क्या लाता है अपूर्णांक। तो सिंपल सा यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। एन को मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो क्या होगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो v बराबर 3 गुना 10 के बाद 8, सी की जगह मैंने रख दिया, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है वायु के लिए। एन की जगह 1.5, ठीक है। पॉइंट लाके 0 बढ़ाऊंगा जब करूँगा तो ये 2 बार कटेगा, तो 2 गुना 10 के बाद 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी होगी। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आप ये भी करके जाएंगे। तो 1 से लेकर 9 चैप्टर तक के ट्राइपॉड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार नीचे खिसक रहा है, तो इसके लिए थोड़ा देख लें आप। तो हाँ, ये 1 से लेकर 9 चैप्टर तक के मैंने इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के जो भी चैप्टर हैं, ठीक है, उन पे। तो सबसे पहले आप ये करके जाएं, इसमें से ज़्यादातर आपके 8 नंबर के जो क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ इतना आपको। तो पहले ये पढ़ें और उसके बाद अनसॉल्व जरूर कर लेना। मोस्टली ज़्यादातर ये अनसॉल्व नहीं आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें से 1-2 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी मैंने करा दिए, तो आप पहले तो इनको करो, फिर अनसॉल्व जरूर करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, और जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा पूछो, कमेंट करो, फिर मैं बताऊँगा, यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी 1-2 दिन के अंदर आएगी आगे की, ठीक है। इसको लाइक करो, शेयर करो अपने सब दोस्तों को। थैंक यू।